नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों की अभी अभी की बड़ी खबर है। बौखलाए चीन ने उठाया 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन का मुद्दा, भारत ने दिया यूं करारा जवाब। बताएंगे दोस्तों आपको किस प्रकार से भारत ने जवाब दिया। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन ने अमेरिकी सीनेटरों पर लगाया है बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिका को देखते हुए एक्शन उठाया गया है। बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही दोस्तों रोजगार से जुड़ी हम बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। 2 रोजगार की खबरें हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही अगर आपने भी लोन में पैसा फंसा रखा है दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और अंत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा पूरे भारत में। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि बौखलाए चीन ने उठाया 59 चीनी ऐप बैन का मुद्दा, भारत ने दिया यूं करारा जवाब। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी के बीच भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। चीनी ऐप्स पर लिए गए भारत के सख्त एक्शन से चीन बौखला गया है। चीन ने हाल ही में दोनों देशों की बैठक में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि यह एक्शन सिर्फ और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में चीनी पक्ष ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन के बैन का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत ने साफ कर दिया कि ये कार्यवाही सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और भारत नहीं चाहता कि उसके देश के नागरिकों से जुड़े डेटा से छेड़छाड़ किया जाए। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि भारत ने हाल ही में देश के संप्रभुता और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, वीचैट और हेलो समेत टोटल 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में दोस्तों ये सही जवाब अगर आप मानते हैं कि भारत ने दिया है चाइना को, और चाइना सच में बौखला गया है इस चाइनीज एप्लीकेशन बंद होने को लेकर, जिसको लेकर उसको बड़ी आर्थिक चोट पहुंची। अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और आप इससे कितने प्रतिशत खुश हैं कि भारत के मोदी सरकार ने ये सही कदम उठाया था। एक और खबर की माने दोस्तों, तो चीन ने अमेरिकी सीनेटरों पर लगाया बैन। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर लगाए गए प्रतिबंध का जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, चीन ने सोमवार को कहा कि वो अमेरिकी सीनेटरों मार्को रूबियो और टेड क्रूज के अलावा धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी राजदूत सैम बाउन ब्रैक तथा क्रिस स्मिथ के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा। चीन ने यह प्रतिबंध अल्पसंख्यक समूहों और लोगों के पंथ के प्रति सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों की उनकी आलोचना को लेकर लगाया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई से चीन अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और चीन इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि चीन इसके खिलाफ अपने राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए दृढ़ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हर तरफ से चाइना को बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अब बाढ़ के लिए भी नेपाल ने भारत को कोसा, कहा सीमा पर सड़कें बना हमें डुबो दिया। जी हाँ दोस्तों, बता दे आपको, बौखलाया हुआ नेपाल भी हर बात के लिए भारत को कोसने का चलन सा बना दिया है। यहाँ तक कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने बाढ़ के लिए भी भारत को कोसना शुरू कर दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि पड़ोसी देश से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से हर साल उत्तर बिहार में भारी तबाही मचती है। भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में जुटी केपी शर्मा ओली सरकार में गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने अब बाढ़ के लिए भी भारत पर ठीकरा फोड़ा है। नेपाली मीडिया हाउस कांतिपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने सोमवार को कहा कि भारत ने सीमा के समानांतर सड़कों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके पानी की निकासी रोक दी है और नेपाल को डुबो दिया है। उन्होंने भारत पर नेपाल से बहने वाली नदियों में हस्तक्षेप और संधियों समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से नेपाल को बाढ़ के लिए
लगाए गए निराधार आरोपों पर क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और आपकी बात को मोदी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। एक और खबर की माने तो सीमा पर पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को चेताया। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख MM नरवणे ने सोमवार को जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर तैनात सैनिकों के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को घुसपैठ की कोशिश और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर चेताया और जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें सीमा के हालात का ब्यौरा दिया। ऐसे में अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों में ताकत की कमी नहीं है और हौसले की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारत चीन की सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथी बैठक आज होगी। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहा तनाव अब समय के साथ कम हो रहा है। इसी बीच दोनों देशों की सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथी बैठक मंगलवार को होगी। ये जानकारी सरकारी सूत्रों ने सोमवार को दी। सूत्रों ने PTI को बताया कि दोनों देशों के बीच ये बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में चुशूल में आयोजित की जाएगी। इस बातचीत में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 8 सप्ताह के कड़वे गतिरोध के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्र में शांति और अमन की बहाली को अंतिम रोड मैप देने की कोशिश होगी। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या चीन भारत की बात को मानेगा दोस्तों, आपको क्या लगता है? और क्या भारत को चाइना पर विश्वास कर लेना चाहिए दोस्तों, जिस प्रकार से वो कहता है कि हम पीछे हट गए हैं और अब हम लड़ाई नहीं चाहते? क्या आपको नहीं लगता कि चाइना पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों और हमारे भारतीय सैनिकों को आगे कुछ दिनों के लिए सतर्क रहना चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा भारत हित में। एक और बड़ी खबर की माने तो नेल्सन मंडेला की बेटी जिंजी मंडेला का कल निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, बता दें दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन और विनी मंडेला की बेटी जिंजी मंडेला का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सरकारी टेलीविजन साउथ अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बताया है कि मंडेला का सोमवार सुबह जोहानिसबर्ग के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह अपनी मृत्यु के समय डेनमार्क में दक्षिण अफ्रीका की राजदूत के तौर पर सेवाएं दे रही थी। मंडेला की बेटी 1985 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की नजरों में तब आई जब श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने नेल्सन मंडेला को कैद से रिहा करने की पेशकश की, बशर्ते वह रंग भेद के खिलाफ अपने आंदोलन अफ्रीका नेशनल कांग्रेस द्वारा की गई हिंसा की निंदा करे। ऐसे में दोस्तों नेल्सन मंडेला की बेटी जिंजी मंडेला की आत्मा की शांति के लिए 2 श्रद्धांजलि वाली बातें बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और बड़ी खबर की माने तो बिजली बचाने के लिए इंडियन रेलवे की अनूठी पहल जानकर हर भारतीय को होगा गर्व। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको इंडियन रेलवे बीते कुछ समय से नए आइडिया पर काम कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय रेलवे ने बिजली बचाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू कर दी है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने पर 100% लाइट्स जलेंगी और जाने पर 50% लाइट्स अपने आप बंद हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा की खपत कम और ज्यादा बचत करना है। इसको अगर आप सही मानते हैं कि ये सही निर्णय लिया गया है इंडियन रेलवे की ओर से, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। एक और खबर की ओर चले तो सस्ती हुई कोरोना की दवा ग्लेनमार्क ने की कीमतों में 27% की कटौती। जी हाँ दोस्तों, दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली अपनी एंटीवायरल दवा फेविपिरावीर का दाम 27% घटाकर 75 रुपए प्रति गोली कर दिया है। कंपनी की ये दावा फेविफ्लू ब्रांड नाम से बाजार में उतारी गई है। एक और खबर की ओर माने तो सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पायलट ने कहा आला कमान से नहीं हुई कोई बात, गहलोत के साथ बस 84 MLA हैं। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा है कि हमने कोई भी समझौते की शर्त नहीं रखी है और किसी आला कमान से उनकी बातचीत नहीं चल रही है। पायलट गुट का कहना है कि अशोक गहलोत के पास कांग्रेस के मात्र 84 विधायक हैं, बाकी हमारे साथ हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पलटने वाली है? दोस्तों आपकी क्या राय है, देखते हैं आप लोगों की भविष्यवाणी कितनी सच होती है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो एनडीए में शामिल हो शरद पवार, देश के विकास में मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, रामदास अठावले का कहना है। एक और खबर की ओर चले दोस्तों तो पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ। हाफिज सईद और उसके 4 साथियों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने प्रतिबंधित जमात उद दावा यानी JUD प्रमुख और मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के मुख्य
साजिशकर्ता हाफिज सईद और उसके 4 शीर्ष सहयोगियों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दी गई है। मीडिया में आई खबर में रविवार को यह जानकारी दी गई। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया और ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसको लेकर अमेरिका और अन्य देश भी पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और उनको पनाह देता है, साथ ही हर तरह की बैंक से जुड़ी, घर से जुड़ी सुविधाएं देता है, इस चीज को लेकर पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ माना जा रहा है और हर देश इसकी निंदा कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपका क्या कहना है पाकिस्तान में आतंकवादियों को लेकर? पाकिस्तान सरकार को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो दिल्ली हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। खालिद के खातों में सिंगापुर से आता था पैसा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक का ये बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली दंगे को लेकर। बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी महीने में हुए दंगों के मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में हुए दंगे की साजिश में गिरफ्तार खालिद सैफी के बैंक खातों में सिंगापुर से भी पैसा आता था। रुपए खालिद सैफी के खुद व उसके एनजीओ के खातों में आते थे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ये बड़ी बात है। एक और बड़ी खबर की ओर चले तो खाने पीने की चीजें हुई है सस्ती। खाद्य महंगाई दर 9 महीने के निचले स्तर पर जून में रही 7.87%। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच आम लोगों के लिए राहत की बात है कि खाद्य महंगाई यानी फूड प्राइस इन्फ्लेशन 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। आसान शब्दों में समझे तो खाने पीने की चीजों के दाम घट गए हैं। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक जून 2020 में खाद्य महंगाई दर 7.87% हो गई है, जो मई में 9.2% पर पहुंच गई थी। CSO के मुताबिक लॉकडाउन में ढील के बाद खाने पीने की चीजों की आपूर्ति सुचारू होने के कारण ऐसा हो पाया है। वहीं CSO ने 2 महीने बाद खुदरा महंगाई के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग जहां रहते हैं वहां पर मालदा आम का क्या रेट चल रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो एक और बड़ी खबर की ओर चले तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चीन बना अहम मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे को पछाड़ने में जुटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए चीन एक शीर्ष चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन चीन के खिलाफ जुबानी जंग में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि नवंबर में किसकी सरकार बनने वाली है अमेरिका में, जो बाइडेन की या फिर से डोनाल्ड ट्रंप ही वापस आएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक और बड़ी खबर की ओर चले तो नहीं रुकेगी अमरनाथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से किया पूरी तरह से इनकार। जी हाँ दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यात्रा का आयोजन और समय और सावधानियों पर फैसला लेना सरकार का काम है। ऐसा करते वक्त सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले हैं या जा चुके हैं, जरूर बताइएगा। और बड़ी खबर की ओर चले तो पंजाब सरकार ने सार्वजनिक जमावड़े पर लगा दी है रोक। शादी कार्यक्रम में 30 लोगों की मिलेगी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले। जिस प्रकार से CBSE ने कल 12वीं के रिजल्ट घोषित किए, उसमें लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने रचा इतिहास, हासिल किए 600 में से 600 नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही नंबर हासिल किया है दिव्यांशी ने। इनको कांग्रेचुलेशन कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की ओर चले तो विकास दुबे एनकाउंटर की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। आयोग के अध्यक्ष ने जुटाए सबूत। जी हाँ दोस्तों, बता दें SIT के बाद न्यायिक आयोग ने बिकड़ू कांड और हिस्ट्री शीटर विकास एनकाउंटर की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को बिकरू का दौरा कर घटना से जुड़े तथ्य जुटाए गए। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज SK अग्रवाल ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति देखी। गांव में विकास दुबे के जमींदोज घर की जांच की। उस स्थान को भी देखा जहां पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई गई थी। उन्होंने साथ के अधिकारियों से बात करने के बाद ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। घटना से जुड़े अब तक के रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक भी मुजरिम बच नहीं पाएगा या बच निकल सकता है? आपकी क्या राय है बताइएगा। एक और खबर की ओर माने तो लोकसभा सचिवालय में हो रही है भर्तियां, जल्द करे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए रोजगार से जुड़ी खबर है। बता दें आपको लोकसभा सचिवालय ने कई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि ये भर्ती पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर के पदों पर होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार
उम्मीदवारों जो इस पद पर नौकरी पाना चाहते हैं वे उम्मीदवार 18 अगस्त 2020 तक निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे दी गई नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आयु सीमा 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये इसकी लिमिट है, क्राइटेरिया है दोस्तों। साथ ही आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। पद का नाम है पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर, जैसा कि आप देख सकते हैं 12 पदों पर इसकी एंट्री होनी है। साथ ही लेवल 10 यानी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए इसका वेतन होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बड़ी अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए, जो इसके लिए आवेदन करना चाहे कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए अच्छी खबर थी। एक और खबर की माने तो सीआरपीएफ में एसआई, एएसआई और कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। आपको बता दें आवेदन की प्रक्रिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ में बतौर एसआई, एएसआई या हेड कांस्टेबल करियर बनाने के इच्छुक मेडिकल फील्ड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका आया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों इसकी सारी क्राइटेरिया के साथ लास्ट डेट और आवेदन शुल्क सहित सारी चीजें। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की ओर चलें तो राजस्थान में जो हो रहा है और मध्य प्रदेश में जो हुआ उसके जिम्मेदार स्वयं राहुल गांधी हैं। जी हाँ दोस्तों, उमा भारती का ये कहना है। बता दें आपको, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर उमा भारती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो कुछ घट रहा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसके लिए पूरी तरह से राहुल गांधी जिम्मेदार है। अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों और उमा भारती की बातों से पूरी तरह सहमत है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की ओर चले तो आखिर क्यों म्यूचुअल फंड से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं लोग, जानिए इसका क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड से पैसा निकासी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जून में गैर एसआईपी में निवेश की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, जबकि हाल में बाजार में आई गिरावट की भरपाई हो चुकी है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि जून में निवेशकों ने इक्विटी फंड्स से 13,520 करोड़ रुपए निकाले हैं। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 7,963 करोड़ रुपए रहा था। जून महीने में गैर एसआईपी इनफ्लो 5,834 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्च में यह 21,468 करोड़ रुपए रहा था। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है या वो पैसा निकाल चुके हैं, बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की ओर माने तो दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। कोरोना संक्रमित होने वालों के मुकाबले ठीक होने वाले की संख्या सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशी की खबर थी। एक और खबर की माने तो भारत अमेरिका व्यावसायिक सम्मेलन में दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए चर्चा करेंगे माइक पोम्पियो, सीतारमण व जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्ताह दोनों देशों के बड़े बड़े उद्योगपति और आर्थिक विशेषज्ञों की उत्पत्ति वाले बड़े शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये वर्चुअल सम्मेलन दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव और चीन की आक्रामक कार्रवाई के बीच हो रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। साथ ही आपको बता दें खुशी की खबर, रिलायंस का एक और बड़ा रिकॉर्ड बाजार पूंजीकरण 12 लाख करोड़ के पार। ऐसे में दोस्तों अंबानी जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एकमात्र वही है जो भारत में अन्य देशों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए